हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिका चैप्टर का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया है और पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि वीडियो जो है अचानक से खत्म हो जाता है। हुआ ये था कि पार्ट 1 में थोड़ा सा और हमें पढ़ना था, यानी कुछ पोर्शन जो है वो और हमें पढ़ना था पार्ट 1 में, लेकिन अचानक से जो है रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो है हमारा वो क्रैश कर गया और कुछ वीडियो जो है वो रह गया, है ना। यानी कि मान लो कि हमें इतना पढ़ना था तो यहीं पर आकर के वीडियो स्टॉप हो गया और ये पार्ट जो है हमारा वो रह गया था। पार्ट 1 में ही हम लोगों को कवर कर लेना चाहिए था, लेकिन जितना पार्ट हो गया था रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया। जो बचा हुआ पार्ट है आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो इसमें एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखना, तभी जाकर के आपको मजा आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5 का, यानी कोशिका चैप्टर का दूसरा टॉपिक, और इस दूसरे टॉपिक का पहला सब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 5 का दूसरा टॉपिक और इस दूसरे टॉपिक का पहला सब टॉपिक कौन सा था? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अंदर हम लोगों ने परासरण के बारे में पढ़ा और विसरण के बारे में पढ़ा था। बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 जाकर के देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। राइट। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव, यानी ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने हैं और ताजे जल में रहते हैं तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। परासरण मैं आपको बता चुका हूं कि मान लीजिए कि ये कोशिका झिल्ली है ना। कोशिका झिल्ली अपने आप में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। इससे जल के अणुओं का जो आना जाना होता है, जल के अणुओं का जो आना जाना होता है, इसी को हम लोग परासरण कहते हैं। परासरण जो है एक विशिष्ट विधि है किसका? विसरण का। अगर जल ये बाहर का साइड है और ये इधर जो है साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव है। जब कोशिका द्रव में जल के अणु अधिक होते हैं और कोशिका के बाहर जल के अणु कम होते हैं, तब जल जो है कोशिका से बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग परासरण कहते हैं। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कोशिका के बाहर जल जो है ज्यादा है, जल की सांद्रता अधिक है, और कोशिका के बाहर जल की सांद्रता कम है। ऐसे में कोशिका जो है पानी के अंदर चला आएगा, कोशिका फूल जाएगी, और कोशिका से पानी जब ज्यादा बाहर निकल जाता है तो कोशिका जो है सिकुड़ जाती है। ये सब हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। पौधों के मूल द्वारा, पौधों के जड़ द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। जड़ें जो होती हैं, पादप की जो जड़ें होती हैं, उसमें होते हैं ये मूल रोम, बालों जैसी संरचना होती है, मूल रोम होते हैं। ये जो मूल रोम होते हैं मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। आप जो पेड़ पौधों के ऊपर बाहर से पानी पटाते हो, उससे पानी जो है पौधों के अंदर नहीं जाता है, बस हाँ जो धूल कण है वो सब निकल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। पत्तियां हरी भरी दिखती है क्योंकि पत्तियां जो है साफ हो जाती है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम ऐसे पानी डाल रहे हैं तो जल के पादप के अंदर, प्लांट के अंदर पानी चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्लांट जो है पानी को लेता है मिट्टी से, जड़ों से अवशोषित करता है, और जो जड़ें होती है वो पानी को मिट्टी से अवशोषित करती है। कौन सी प्रक्रिया अपनाती है? परासरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पादप की जड़ें जो होती है मिट्टी से जल को अवशोषित करती है परासरण विधि के द्वारा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गैसों का जो आदान प्रदान होता है कोशिका झिल्ली से, जल का जो आदान प्रदान होता है कोशिका झिल्ली के द्वारा, इसमें विसरण का जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफ्यूजन गैसों के आदान प्रदान में और जल के आदान प्रदान में, कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर से। राइट। इसके अलावा, किसके अलावा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल के अलावा विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में और जल के बारे में। इसके अलावा कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है ये विसरण। मान लीजिए कि ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज के क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं।
ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज जो है कोशिका के अंदर आता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज टूट जाता है और एनर्जी जो है वहां पर रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल कोशिकाएं करती है अलग अलग कार्यों को करने के लिए। तो कोशिका के बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी को आप सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, कोशिका झिल्ली बोल सकते हो, राइट। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कोशिका के बाहर ज्यादा है, कोशिका के अंदर कम है। तो ये ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कोशिका के अंदर आ जाएंगे। ये भी विसरण के द्वारा ही होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ग्लूकोज के अणु आते हैं, विसरण के द्वारा ही आते हैं। लेकिन इन सारे का जो विसरण होता है इससे ये अलग है। ये सब आते हैं तो हम बोलते हैं कि साधारण विसरण हुआ है, साधारण विसरण हुआ है। लेकिन ग्लूकोज का जो एंट्री होता है यहां पर होता है सुसाध्य विसरण, सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण में क्या अंतर है? देखो, सुसाध्य विसरण में यह होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को अंदर आने के लिए एक वीआईपी चैनल होता है, यानी एक खास रास्ता होता है। उसी रास्ते के जरिए जो है ये ग्लूकोज अंदर की ओर कोशिका में आ सकता है। जैसे ये सारे जो है ना, ये सब बिल्कुल फ्री है, कहीं से भी अंदर आ सकते हैं, कहीं से भी बाहर जा सकते हैं। लेकिन ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको आने के लिए एक वीआईपी एंट्री होता है, आप ऐसा मान लो। यानी कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को पकड़ पकड़ के अंदर की ओर भेजते हैं। होगा यहां भी वही काम, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो कहलाएगा ये विसरण ही, राइट, कहलाएगा ये विसरण ही। लेकिन सुसाध्य विसरण फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम लोग इसको बोलते हैं, यानी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है यहां पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कि भाई अंदर आइए। इस रास्ते से, किसी भी रास्ते से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते हैं। फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, एक वीआईपी एंट्री दी जाती है ग्लूकोज को, तो इसे हम लोग सुसाध्य विसरण बोलते हैं। जबकि ये सारे क्या है, साधारण विसरण है, ठीक। अच्छा, मान लीजिए कि सोडियम आयन है ना, सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन है। तो होता यह है कि सोडियम आयन कोशिका के अंदर कम है और सोडियम आयन कोशिका के बाहर ज्यादा है। और फिर भी हमें ये सोडियम आयन को जो है, हमें मतलब कोशिका को सोडियम आयन जो है बाहर निकालना पड़ता है। अब देखो, सोडियम आयन की जो सांद्रता है कोशिका के अंदर कम है, कोशिका के बाहर ज्यादा है। लेकिन फिर भी कोशिका को इस सोडियम आयन को बाहर निकालना है, मतलब जो भी सोडियम आयन है उसे बाहर निकालो। तो ये चीज अपने आप तो होगा नहीं, अपने आप कैसे हो सकता है? हाँ, जैसे मान लो ऊष्मा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अपने आप चली जाती है। लेकिन अगर आपको निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजना हो तो उसके लिए आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। रूम को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा को बाहर निकालते हैं। इसके लिए हम लोग एसी लगाते हैं ना, एसी है, फ्रिज है, वो सारे क्या काम करते हैं कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा को फेंकते हैं। क्योंकि नेचर के अगेंस्ट में हम लोग काम करवा रहे हैं ना, तो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ऊर्जा जो है खर्च करनी पड़ेगी। चाय है, चाय गर्म है, चाय को ठंडी होने के लिए जो है आपको ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि अपने आप ही चाय ठंडी हो जाती है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा जाती है और चाय ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर आपको चाय को गर्म करना है तो उसके लिए आपको जो है ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं ना। तो ऊष्मा जाती है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अपने आप। लेकिन अगर आपको निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजना है, जो कि अपने आप होगा नहीं, तो आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। वैसे ही विसरण में पदार्थ जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। लेकिन सोडियम आयन की जो सांद्रता है कोशिका के अंदर कम है, कोशिका के बाहर ज्यादा है। फिर भी कोशिका को जो है इसे बाहर ही भेजना है, अंदर नहीं लाना है। अंदर आने का काम तो अपने आप हो जाए, लेकिन कोशिका को बाहर भेजना है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सोडियम आयन को भेजना है। ऐसे में क्या होगा, फिर से वही काम होगा कि इसे स्पेशल रास्ते से भेजा जाएगा। इस सोडियम आयन को स्पेशल रास्ते से भेजा जाएगा, जिसे हम लोग कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन की मदद से जो है इसको बाहर भेजा जाएगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भेजा जाएगा। क्योंकि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भेजना है, अपने आप ये प्रक्रिया नहीं होगी, इसलिए कोशिका को यहां पर जो है ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है।
एटीपी खर्च करनी पड़ती है। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं ना, ये एटीपी को खर्च करनी पड़ती है। इस एटीपी को खर्च करनी पड़ती है कोशिका को, ताकि ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर चला जाए, सोडियम आयन। ऐसे ही पोटेशियम आयन का एंट्री जो है बाहर से अंदर की ओर होता है, तो यहां भी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है कोशिका को, क्योंकि यहां पर भी क्या होता है, कोशिका के बाहर पोटेशियम आयन की सांद्रता कम होती है और अंदर में ज्यादा होती है, और बाहर से अंदर जो है पोटेशियम आयन को आना होता है, तो ऊर्जा जो है खर्च करनी पड़ती है, एटीपी खर्च करनी पड़ती है। तो यहां पर क्या है कि ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। साधारण विसरण में ऊर्जा कोशिका को खर्च नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ आ जाते हैं। सुसाध्य विसरण में भी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। यहां पर भी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इस वाले केस में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसे हम लोग बोलते हैं सक्रिय परिवहन। ठीक है, सक्रिय परिवहन बोलते हैं हम लोग। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग बोलते हैं। सोडियम आयन का जो आदान प्रदान होता है, पोटेशियम आयन का जो आदान प्रदान होता है कोशिका के बाहर अंदर, इसे हम लोग सक्रिय परिवहन बोलते हैं। सक्रिय इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर ऊर्जा खर्च होती है। यहां पर जो आयन्स होते हैं वो अपने निम्न सांद्रता वाले स्थान से उच्च सांद्रता वाले स्थान की ओर जाते हैं, इसीलिए। राइट, ये सब मैंने आपको समझाया बस इतने लाइन को समझाने के लिए, इन सारे को समझाने के लिए। जब एग्जाम में प्रश्न आएगा यहां से, तो आप में से बहुत सारे जो है गलत करके आएंगे, लेकिन अब आप गलत करके मत आना। अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि कब ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, कब ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। ये भी डिफ्यूजन ही है, लेकिन यहां पर हम लोग इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ऊर्जा खर्च होती है। और इन सारे को निष्क्रिय परिवहन बोलते हैं। है सारे के सारे डिफ्यूजन ही। निष्क्रिय परिवहन का मतलब ऊर्जा खर्च नहीं होगी। निष्क्रिय परिवहन दो प्रकार के होते हैं, साधारण विसरण और सुसाध्य विसरण। और जो सक्रिय परिवहन है वहां पर ऊर्जा खर्च हमें करनी पड़ती है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम आयन का जो विसरण होता है वहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सारे जो आयन होते हैं अपने निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले स्थान की ओर जाते हैं, जो कि अपने आप तो नहीं होगा, तो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। राइट, हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है। और ये सब जो पढ़ना था हमें पार्ट 1 में पढ़ना था, उसी को हम लोग पहले कंप्लीट कर रहे हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। आपसे पूछा जाएगा प्लाज्मा झिल्ली जो है कौन से पदार्थ से बनी होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली है, इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, ये प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन से, लिपोप्रोटीन का मतलब होता है लिपिड प्लस प्रोटीन। तो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। जैसे रबर को आप खींच सकते हो, ऐसे ही ये फ्लेक्सिबल होती है। और ये फ्लेक्सिबल जो होती है इसके पीछे कारण है, अभी हम लोग देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जूमिंग पावर बहुत ही हाई होता है, तो डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही देख पाते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, देखो एंडो का मतलब होता है अंदर की ओर और साइटोसिस का मतलब होता है सेल, है ना। इस साइटोसिस का मतलब क्या हो गया, सेल, और एंडो का मतलब हो गया इनसाइड। यानी कोशिका के बाहर से, यानी कि कोशिका के अंदर पदार्थ को लेना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। कोशिका के अंदर पदार्थ को लेना है तो एंडोसाइटोसिस, कोशिका के बाहर पदार्थ को फेंकना है तो एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब एग्जिट कर देना, बाहर निकाल देना। राइट, कहा जा रहा है कि जो कोशिका झिल्ली लचीली होती है, इससे एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता मिलती है। कोशिका के बाहर एक कोशिक जीव की बात की जा रही है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अमीबा अपने आप में एक कोशिकी है। तो अमीबा को मान लो, ये अमीबा है, मान लीजिए ये अमीबा है, तो अमीबा को
बाहर से भोजन जो है लेना है कोशिका के अंदर, बाहर एक भोजन फूड पार्टिकल दिखा, अब इसे जो है अंदर की ओर लेना है, तो ये कूटपाद का निर्माण करता है, यानी कोशिका झिल्ली को एक्सटेंड करके एक कूटपाद जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया बनाते हैं उसका निर्माण करता है और इससे इस फूड पार्टिकल को अंदर की ओर ले लेता है। ठीक, तो ये जो अंदर लेने की प्रक्रिया है इसे हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो अमीबा के अंदर जो अमीबा जो अपना भोजन लेता है अपने बॉडी में, ये एंडोसाइटोसिस की मदद से ही लेता है। यहां पर आप देख सकते हो ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये फूड पार्टिकल है, राइट। इस फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए, अपने बॉडी में लेने के लिए, सेल के अंदर लेने के लिए देखो ऐसे स्यूडोपोडिया का निर्माण किया जाता है ना। कूटपाद इसे बोलते हैं, पादाब भी बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। कूटपाद यानी कि झूठा पैर, है ना। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब झूठा होता है, पोडिया का मतलब पैर, कूटपाद। तो ये जो कूटपाद का निर्माण किया गया है, क्यों ये अमीबा कर पाया? क्योंकि जो कोशिका झिल्ली है वो लचीली है, इसीलिए एक्सटेंड कर ली। उसके बाद ये फूड पार्टिकल जो है देखो कोशिका के अंदर आ चुका है। फिर कोशिका ये अमीबा जो है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम को सिक्रीट करेगा और इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करने के बाद जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित कर लिया जाएगा और जो अपाचित भोजन है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो बाहर निकाला जाएगा अपाचित खाना को, उसे हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, राइट। एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब बाहर, साइटोसिस का मतलब कोशिका, कोशिका के बाहर चीजों को निकालना, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसे बाहर निकालना कोशिका से बाहर, तो उसे हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। अब ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, अब तक जो भी आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा उसके बाद ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने चर्चा कर लिया है विसरण के द्वारा, और जल के केस में हम लोग इसे प्रासरण बोलते हैं। विसरण क्या है, प्रासरण क्या है, सब हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली बहुत सारे पदार्थों को आने जाने देती है अपने से होकर के, लेकिन कई पदार्थों को आने जाने से रोकती भी है। इसीलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, यानी कि कुछ चुने हुए पदार्थों को ही ये अपने से होकर के आने जाने देती है, इसीलिए इसे हम लोग वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा वहां से कुछ सवाल जो है रिसेंटली पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। देखो जितना आप सवाल करेंगे ना, केवल उतने नहीं पूछे गए हैं, इससे भी ज्यादा पूछे गए हैं। मैं केवल एक एग्जाम में पूछे गए सवालों को करवा रहा हूं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे आपके इस वाले चैप्टर से, अभी तक आपने जितना पढ़ा है केवल वहां से, उन सारे को मैं करवा रहा हूं। इसके अलावा रेलवे के अंदर अलग अलग एग्जामों में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कोशिका चैप्टर से। मैं केवल इस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को करवा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम जो है रिसेंटली ही हुआ है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किस वर्ष में की गई थी? 1665 में की गई थी। हम लोग बहुत ही अच्छे से बात कर चुके हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। इस वाले बॉक्स से जो है बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तालाब के जल में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो ये भी इसी बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। लीवेनहॉक ने 1674 में तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया, तो लीवेनहॉक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, उसका जो है थोड़ा सा रूपांतरण किया। जो पुरानी कोशिका सिद्धांत थी उसमें थोड़ा सा रूपांतरण किया और कहा कि नई कोशिका जो है पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से ही आती है। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया था। कोशिका में जो केंद्रक होता है उसका पता रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में लगाया था। तो यहां से प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया? सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो नई कोशिका आती है ना, वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही आती है। यहां देख लो पुरकिंजे, ये याद रखिएगा। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म किसे बोलते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस।
कोशिका द्रव और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को एक साथ मिला दो तो जीव द्रव्य हो जाता है नाम। और ये जो नाम है जीव द्रव्य ये दिया था पुरकिंजे ने, इसकी खोज की थी डुजार्डिन ने। प्लाज्मा झिल्ली डैश से बनी होती है, हम लोगों ने अभी देखा लिपोप्रोटीन से बनी होती है, यानी कि लिपिड तथा प्रोटीन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव के कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे थे पार्ट 1 में। पैरामीशियम था, जीवाणु था, क्लेमाइडोमोनास था, कवक नहीं था। कवक जंतु और पादप बहुकोशिकीय होते हैं। कवक में एक ईस्ट है, खमीर है, जो कि अपवाद है, एक कोशिकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव अपना आकार बदलता है? पार्ट 1 में आपने पढ़ा था, मैंने जोड़ देते हुए कहा था कि आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अमीबा जो है अपने आकार को बदल सकता है। और ये सारे सवाल मैंने करवाए हुए हैं आपको PYQs वाले वीडियो में। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम में या फिर रेलवे में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे का PYQ, उन सारे प्रश्नों को मैंने करवाया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, तो आप देख सकते हो। कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रायः प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। वह 3 विशेषताएं कौन सी है? देखो यहां से प्रश्न पूछा गया है, यहां से प्रश्न पूछा गया है। लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। राइट, तो प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने केवल इस वाले एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को करवाया है। ग्रुप डी में, एलपी में, जेई में, इन सारे में जो है कोशिका चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर्स में। अब देखो हमारा दूसरा सब टॉपिक स्टार्ट होता है। चैप्टर 5 का जो दूसरा टॉपिक है उसका दूसरा सब टॉपिक स्टार्ट होता है। जो पहला सब टॉपिक था वो था कोशिका झिल्ली। ये दूसरा सब टॉपिक आया कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। आपने एक लाइन पढ़ा था कि कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली है, लेकिन ज्यादातर जो कोशिकाएं होती है ना उसके पास कोशिका झिल्ली बाहरी परत के रूप में नहीं होती है, कोशिका भित्ति होती है। यानी कोशिका झिल्ली जो होती है, ये मान लीजिए कि कोशिका झिल्ली है, इसके बाद एक और परत होती है, एक और परत होती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन पादप कोशिका में, कवक कोशिका में, बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होती है। तो ज्यादातर जो जीव होते हैं ना उनके कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। राइट, तो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये कोशिका झिल्ली है या फिर प्लाज्मा झिल्ली है और ये कोशिका भित्ति है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पादप कोशिका भित्ति जो होती है, पादप कोशिका भित्ति जो होती है, मान लीजिए ये जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका भित्ति है, तो ये किससे बनी होगी? सेलुलोज से बनी होगी, सेलुलोज से बनी होगी। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कभी आपसे पूछा जाए कोशिका भित्ति क्या करती है तो आप क्या बोलेंगे? संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कौन? ये सेल वॉल। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये सेल वॉल। किसके कारण? सेलुलोज के कारण। तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज के कारण, और ये सेलुलोज जो है एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इसके कारण सेल वॉल जो है संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है कोशिका को। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। ये एक्टिविटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस एक्टिविटी पे हम लोग समय खर्च नहीं करेंगे। जहां जरूरी है एक्टिविटी वहां मैं आपको खुद करवा दूंगा। राइट, अब देखो जीव द्रव्य कुंचन जिसे हम लोग प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं।
हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि अगर हम कोशिका को सांद्र विलयन में डालते हैं तो कोशिका से पानी बाहर निकल जाता है, कोशिका जो है सिकुड़ जाती है। मान लीजिए कि वो जो कोशिका है पादप कोशिका है, तब क्या होगा, तब कुछ अलग होता है। तो यहां पर देखो 3 अलग अलग केस आपको दिया गया है। पहले कोशिका को, कौन सी कोशिका है, पादप कोशिका है ना, पादप कोशिका है। इस पादप कोशिका को डाला गया किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि सांद्र विलयन में डाला गया। तो सांद्र विलयन में जब डाला जाएगा तो पानी कोशिका से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि यह पादप कोशिका है और जो कोशिका भित्ति होती है दृढ़ होती है, मजबूत होती है, तो होगा ये कि कोशिका झिल्ली और उसके अंदर जो भी पदार्थ है वो सब के सब संकुचित हो जाएंगे। या फिर सीधा समझो कि जो कोशिका झिल्ली है कोशिका भित्ति को छोड़ देगी। पहले क्या था कि ये कोशिका भित्ति है और इससे सटी हुई कोशिका झिल्ली थी। जब पानी बाहर निकल गया कोशिका से तो कोशिका भित्ति से ये कोशिका झिल्ली जो है अलग हो जाती है और आंतरिक पदार्थ भी संकुचित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। यानी कोशिका भित्ति के बाद जो भी पदार्थ है ना सबका संकुचन हो जाता है, पूरे जीव द्रव्य का संकुचन हो जाता है। इसी को हम लोग जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है और ऐसा कब हो सकता है, जब हम पादप कोशिका को किसी सांद्र विलयन में डाल देंगे तब होगा। कोशिका झिल्ली सहित पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, कोशिका भित्ति नहीं। कोशिका भित्ति तो मजबूत है ना, कोशिका भित्ति तो मजबूत है क्योंकि वो सेलुलोज की बनी होती है, इसीलिए सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो कोशिका झिल्ली ऐसी रह जाएगी और कोशिका भित्ति ऐसी रह जाएगी और कोशिका झिल्ली के साथ पूरे पदार्थ का जो है अंदर के मटेरियल का संकुचन हो जाएगा। तो इसे हम लोग जीव द्रव्य कुंचन बोलेंगे। पूछा जाएगा कि कब होता है, तो आप बोलेंगे जब सांद्र विलयन में डाला जाता है तब, यानी कि अति परासारी विलयन में डाला जाता है तब। मान लीजिए कि पादप कोशिका को डाल दिया गया ऐसे विलयन में जहां कोशिका के भीतर जो जल की सांद्रता है और कोशिका के बाहर जो जल की सांद्रता है उसमें कोई अंतर नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, तनु विलयन में डाल दिया, तो हम लोगों ने पढ़ा था तनु विलयन में डाला जाएगा तो पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, कोशिका फूल जाएगी। अब जो जंतु कोशिका होती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है उसमें जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं है, तो अगर पानी अंदर प्रवेश करेगा तो कोशिका फूल जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि कोशिका ब्लास्ट कर जाए, कोशिका बर्स्ट कर जाए, फट जाए, है ना, कोशिका जो है फट जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्लांट सेल जो है इतनी आसानी से फटने वाली नहीं है क्योंकि इसके पास कोशिका भित्ति है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है ना, बहुत मजबूत है। सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति होती है, बहुत ही मजबूत होती है। तो प्रेशर को झेलने में, कोशिका के फूलने के बाद तनु विलयन में यानी कि अल्प परासारी विलयन में डालने के बाद कोशिका जो फूल जाएगी तो दाब डालेगी इस कोशिका भित्ति पे, और ये क्योंकि कोशिका भित्ति मजबूत है तो फटने से जो है बचाएगी। लेकिन जंतु कोशिका होगी तो फट सकती है क्योंकि उसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। समझे आप। प्लाज्मोलिसिस जीव द्रव्य कुंचन कब होगा, जब डालेंगे अति परासारी विलयन में पादप कोशिका को, तब होगा। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है बता चुका हूं मैं। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है और पूरा आंतरिक पदार्थ जो है संकुचित हो जाता है, उसी को हम लोग प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ऐसा तब होगा जब हम डालेंगे पादप कोशिका को सांद्र विलयन में। अब ये याद रखेंगे आप, केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। कोशिकाएं जब जीवित रहेंगी उसी केस में परासरण द्वारा जल का अवशोषण हो पाएगा, अगर कोशिका मरी हुई रहेगी तो नहीं हो पाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। कम तनु विलयन यानी कि अल्प परासरण दाबी विलयन, जिसे आप अल्प परासारी विलयन भी बोल सकते हो। तो यही चीज मैंने आपसे कहा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो फंजाई होते हैं, कवक होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं, इन सारे के पास कोशिका भित्ति होती है। तनु विलयन में आप डाल दोगे, कोशिका के अंदर पानी चला जाएगा, फिर वो कोशिका जो है फटेगी नहीं, क्योंकि फटने से बचाने के लिए क्या है कि कोशिका भित्ति है उसके पास, कोशिका भित्ति है उसके पास। वही जंतु कोशिका को डालेंगे तो कोशिका जो है फट भी सकती है क्योंकि उसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। जो हम डालेंगे तनु विलयन में तो कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है।
कोशिका भित्ति फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है, जिससे कोशिका फटती नहीं है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। क्योंकि कोशिका भित्ति है, मजबूत होती है कोशिका भित्ति, तो जंतु कोशिका की अपेक्षा जो है आसानी से परिवर्तनीय माध्यम यानी कि बदलते हुए माध्यम को आसानी से सह सकती है वो सारी कोशिकाएं जिनके पास कोशिका भित्ति होती है। जैसे जंतु कोशिका है, पानी में डाल दो, पादप कोशिका पानी में डाल दो तो माध्यम बदल गया ना, तो जो पादप कोशिका है वो फूलेगी लेकिन फटेगी, लेकिन जंतु कोशिका फट सकती है। यही चीज आपसे कहा गया है। अब इस अध्याय 5 के अंदर जो पहला एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। अध्याय 5 की ये पहली एक्टिविटी है। यहाँ 5 जो है अध्याय को दिखा रहा है, कौन सा ये अध्याय है, और ये जो है एक्सपेरिमेंट को दिखा रहा है। तो अध्याय 5 का जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसे देखते हैं। आपको क्या करना है, प्याज का एक छोटा टुकड़ा लेना है। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। हम प्याज का एक टुकड़ा लेंगे। कभी कभी आप देखते होंगे जब हम लोग प्याज को काटते वगैरह है तो प्याज का जो ये वाला सतह जो होता है भीतर वाला, यहाँ से एक बहुत ही पतली झिल्ली निकलती है। कभी कभी उसी झिल्ली की बात की जा रही है कि प्याज का एक टुकड़ा लेना है, ठीक है, और उसके भीतर वाले सतह से चिमटी की सहायता से हमें ऐसे झिल्ली को निकाल लेना है। झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं। ये वाच ग्लास है, इसमें पानी रहेगा और इसमें हम लोग झिल्ली को रख लेंगे। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। पानी में डालेंगे, क्यों? ताकि ये सूखे नहीं, ताकि ये सिकुड़े नहीं। एक कांच की स्लाइड लेना है, जैसे यहाँ पर कांच की स्लाइड ली गई है। इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वाच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। ये हमने स्लाइड ले लिया है, पानी की एक बूंद डाल देंगे और इस झिल्ली को फिर इस पर डाल देंगे। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो, मुड़े नहीं। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। आप कैसे भी रख सकते हो, बस ध्यान में ये रखना है कि वो जो झिल्ली है, ये जो झिल्ली है ये मुड़े नहीं। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन की डालो और इसे कवर स्लिप से ढक दो। हमने इस स्लाइड पर एक बूंद डाला पानी का, उसके बाद अच्छे से इस झिल्ली को रख दिया और डाल दिया क्या, सेफ्रामाइन। ये एक लिक्विड है, एक रसायन है, केमिकल है। यहां पर देख लो ऐसे डाला जा रहा है। अभिरंगित करने के लिए जो है इसको डाला जाता है। उसके बाद ये कवर स्लिप है, इसको अच्छे से इस पर डाल दिया जाता है। इसके अंदर एयर ना जाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले ना आ पाए। अपने अध्यापक से सहायता ले। बच्चों को कहा जा रहा है, क्लास 9 के बच्चों को। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई। ये प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड है। आपको समझ में आया क्या सब हुआ? हमने प्याज का एक टुकड़ा लिया, जो भीतर वाली सतह होती है, यहां से एक झिल्ली को निकाल लिया। उसके बाद हम लोगों ने ग्लास के स्लाइड पर डाला। पहले उस झिल्ली को पानी में डाल दिया ताकि वो सूखे नहीं। तुरंत के तुरंत निकालने के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं कि पानी में इसको डाल देते हैं, थोड़े से पानी में डाल देते हैं ताकि वो सिकुड़े नहीं और ना ही वो मुड़े। उसके बाद उस झिल्ली को लेते हैं, स्लाइड पर डालते हैं, एक बूंद पहले पानी डाल देते हैं और इस झिल्ली को जो है ग्लास के स्लाइड पर डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग सेफ्रामाइन की कुछ बूंदे डालते हैं और ये जो कवर स्लिप होता है इससे अच्छे से उस पर डाल देते हैं। इसे जो है इस झिल्ली के ऊपर अच्छे से डाल देते हैं, एयर बबल्स ना बने, इस बात का जो है हम लोग ध्यान रखते हैं। अब ये हमारा एक अस्थायी स्लाइड बन चुका है। अब इसको ले जाकर के देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमें ये संरचनाएं जो है दिखाई पड़ती है। ये संरचनाएं देखो ऐसे दिखाई पड़ती है। ये जो काले रंग के धब्बे हैं ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। ठीक। अब एक और क्रियाकलाप हम लोग देखते हैं 5.7। कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। कांच की एक स्लाइड लेना है, ऐसे ही स्लाइड लेना है और एक बूंद पानी को डालना है। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर खाल को धीरे से खुरचो। आइसक्रीम खाने वाला चम्मच जो होता है उसको क्या करना है, अंदर डाल करके यहां से ऐसे खुरचना है और गाल की कुछ कोशिका जो है गाल की उस चम्मच पे चिपक जाएगी। सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखो। खुरचने से क्या आया, चम्मच से जब हमने खुरचा, मुंह में डाल करके चम्मच ऐसे खुरचा गाल साइड से,
तो क्या आया उसमें, कोशिका, कुछ कोशिका जो है चम्मच पे आ जाती है। अब उसे सुई की सहायता से क्या करेंगे, स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रख देंगे। इसे रंगने के लिए 1 बूंद मैथिलीन ब्लू की डालें, जैसे यहां डाला गया था ना, सेफ्रामाइन कलर करने के लिए डाला गया था। यहां मैथिलीन ब्लू की 1 बूंद डालेंगे स्लाइड पे। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार है। जो गाल से कोशिका आई उसको इस पर डाला गया और डाल दिया गया क्या, यहां पर मैथिलीन ब्लू। ठीक, मैथिलीन ब्लू और 1 बूंद पानी हम लोगों ने पहले से डाल रखा है। अब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, लेकिन जैसे कवर स्लिप यहां पर लगाया है ना, वैसे कवर स्लिप जो है हम लोग इस वाले केस में भी लगाएंगे। ये हमारा स्लाइड हो गया, हमने 1 बूंद पानी का यहां पर ले रखा था, जो सेल निकाला गाल से उसको यहां पर डाल दिया अच्छे से। उसके बाद मैथिलीन ब्लू हमने डाल दिया 1 बूंद, और ऐसे कवर स्लिप हम लोगों ने अच्छे से यहां पर लगा दिया। एयर बबल्स ना बने इस बात का जो है ध्यान रखा जाता है, इस पर कवर स्लिप रखना ना भूले। हम क्या देखते हैं, अब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में ले आकर के देखेंगे। कोशिकाओं की आकृति कैसी है, इस आकृति को एक पेपर पर बनाएं, स्टूडेंट को कहा जा रहा है। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाले गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की संरचना देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी? यहां पर देखो इसकी बात की जा रही है। जब इस स्लाइड को देखा गया माइक्रोस्कोप में, मैथिलीन ब्लू डालने के बाद ऐसे स्लाइड तैयार किया गया और माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ऐसी संरचना देखिए, यहां पर इस डॉट की बात की जा रही है। राइट, क्या आप कोशिका के मध्य एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह की संरचना देख रहे हैं? इसकी बात की जा रही है। और कहा जा रहा है क्या आपने ऐसी ही संरचना जो है प्याज के केस में भी देखा था, इस वाले केस में भी देखा था? तो बिल्कुल, ये सारी संरचना जो है इसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। यहां भी ये सारे क्या है, केंद्रक है, केंद्रक है। ठीक, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका, ये जो केंद्रक है इसके बाहर का कोशिका द्रव्य ये है, और केंद्रक के भीतर भी कोशिका द्रव्य है। केंद्रक के भीतर जो कोशिका द्रव्य है उसे हम लोग केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, स्पेशल नाम देते हैं केंद्रक द्रव्य। ये केंद्रक झिल्ली है। अभी एक झिल्ली मैंने दिखाया है, एक्चुअल में 2 झिल्लियां होती हैं, एक्चुअल में 2 झिल्लियां होती है, ऐसे 2 झिल्लियां होती है। तो केंद्रक जो है दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, यानी केंद्रक एक ऐसी संरचना है जिसमें 2-2 झिल्लियां होती है। यही चीज आपसे कहा जा रहा है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये जो केंद्रक झिल्ली है इसमें होते हैं छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं। इसी छेद के माध्यम से केंद्रक के बाहर और केंद्रक के अंदर पदार्थों का आना जाना होता है। केंद्रक से बाहर पदार्थ को आना है इस छेद से ही आएगा, और केंद्रक के बाहर से पदार्थ को केंद्रक में आना है तो इसी छेद से आएगा। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। केंद्रक के अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो केंद्रक के बाहर जा पाता है, या फिर जो भी पदार्थ है जिसे केंद्रक से बाहर आना है इसी छेद से आएगा, जो भी पदार्थ है जिसे केंद्रक में आना है वो इसी छेद से आएगा। कोशिका द्रव्य के बारे में हम अनुभाग इसमें पढ़ेंगे, यानी अध्याय 5 का जो दूसरा टॉपिक है और उसका जो चौथा सब टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो केंद्रक है इसमें क्रोमोसोम होता है, छड़ाकार संरचना होती है, ऐसे क्रोमोसोम होता है। ठीक, क्रोमोसोम होता है। जब कोशिका विभाजित नहीं होने वाली होती है, यानी जब कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा होता है, तब यही जो क्रोमोसोम है वो इस फॉर्म में होता है। जैसे आप धागा देखते हैं, जब धागा खुला हुआ होता है, उलझा हुआ होता है, कुछ उसी फॉर्म में ये क्रोमोसोम होता है।
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। तो क्रोमेटिन के फॉर्म में है कब, जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही है तब। यही क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम के फॉर्म में ऐसे कंडेंस हो जाएगा जब कोशिका विभाजित होने को आएगी तब। ठीक है, जब कोशिका विभाजित होने को आती है तब यही क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, गुणसूत्र में बदल जाता है ये क्रोमेटिन। ये ध्यान में रखिएगा, क्रोमेटिन के फॉर्म में, यानी कि धागा जब खुला होता है, उलझा होता है, उस रूप में आपको देखने को मिलेगा। केंद्र के अंदर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए बोल सकते हो, ये क्रोमेटिन एक्चुअल में डीएनए ही होता है। तो डीएनए जो है क्रोमेटिन के फॉर्म में खुले हुए धागे जैसी संरचना के रूप में आपको तब दिखाई पड़ती है जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तब। जब कोशिका विभाजित होने को आएगी तो यही क्रोमेटिन जो है संघनित होकर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डीएनए संघनित होकर के क्रोमेटिन बनाता है, फिर यह क्रोमेटिन संघनित होकर के क्रोमोसोम बनाता है। यह जो क्रोमोसोम है किससे बना है, यह क्रोमोसोम जो है बना हुआ है डीएनए तथा प्रोटीन से, डीएनए तथा प्रोटीन से। क्रोमोसोम किससे बनता है, डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए अब देखो, क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए में जीन होता है। जीन किसे कहते हैं, मान लीजिए डीएनए का ये एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें कुछ खास तरह के प्रोटीन बनाने का कोड है। जो जीन के अंदर सूचनाएं होती है वो कोडेड फॉर्म में होती है। तो डीएनए का ये जो पूरा डीएनए है, इसमें एक ऐसा टुकड़ा है ये जो मैंने उठाया है जिसमें किसी खास तरह के प्रोटीन को बनाने का कोड है। जैसे मान लीजिए बाल का रंग कैसा होगा, उसके लिए जो प्रोटीन बनेगा और उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो फॉर्मूला होगा, जिसे मैं यहां पर कोड बोल रहा हूं, जो कोड होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो डीएनए के जिस टुकड़े में होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। यानी ये वो जीन है जिसमें वो फॉर्मूला छुपा हुआ है जो बाल को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूं कि डीएनए का ये एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें वो प्रोटीन बनेगा जो बाल को काला रंग देगा, तो हम इसे जीन बोलेंगे। बाल के कलर को डिसाइड करने वाला जीन है ये। वही मान लो एक और टुकड़ा हमने यहां से उठाया, पता चला कि यहां पर कुछ भी वैसा कोड नहीं है जो किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन को बनाने के लिए हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीन नहीं बोलेंगे। तो डीएनए के हर टुकड़ा को हम लोग जीन नहीं बोलेंगे, डीएनए के केवल उसी टुकड़ा को जीन बोलेंगे जो किसी खास प्रकार के प्रोटीन, किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाने के लिए कोड करता है। यानी डीएनए के उसी टुकड़ा को हम लोग जीन बोलेंगे जिसके पास किसी खास प्रकार के प्रोटीन को बनाने के लिए क्या है कि फॉर्मूला है। सारे टुकड़ा को हम लोग जीन नहीं बोलेंगे। अब बाल का रंग कैसा होगा, त्वचा का रंग कैसा होगा, भाई आंखें कैसी होने वाली है, नाक कैसा होने वाला है, कान कैसा होने वाला है, लिप्स कैसे होंगे, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, इन सारे के लिए जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन बनता है और उस प्रोटीन को बनाने के लिए जीन होते हैं। हमारे अंदर एक एक गुण को, हमारे अंदर एक एक लक्षण के लिए जो है जीन होता है और उस जीन में प्रोटीन बनाने वाले क्या है कि जानकारी होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। फिर उसी फॉर्मूले से प्रोटीन बनता है और हमारे बॉडी के अंदर वो सारे के सारे गुण देखने को मिलते हैं। अब जब आपके बच्चे होंगे, जब आपके बच्चे होंगे तो आपके बॉडी से डीएनए आपके बच्चे में जाएंगे। अभी आपके बॉडी में क्या है कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी ऐसे ऐसे जो है 46 गुणसूत्र है आपके अंदर। आपके बच्चे में जो है आप इससे 23 गुणसूत्र चले जाएंगे। जब 23 गुणसूत्र जाएंगे तो इस गुणसूत्र में क्या है, डीएनए है, डीएनए में क्या है, जीन है। तो 23 गुणसूत्र के साथ साथ ये डीएनए भी तो जाने वाला है और ये जीन भी तो जाने वाला है। और ये जो जीन है जिस भी टाइप के प्रोटीन बनाने के लिए कोडेड है वो प्रोटीन आपके बच्चे में बनेगा। यानी बहुत सारे लक्षण जो है, अधिकांश लक्षण जो आपके अंदर है वो बच्चे में एज इट इज चले जाने वाले हैं। इसीलिए जाएंगे क्योंकि आपके बॉडी से 23 क्रोमोसोम आपके बच्चे में जाने वाले हैं। इसीलिए तो जो जीन आपके अंदर है वही जीन आपके बच्चे में जाएंगे, जो लक्षण आपके अंदर है वही लक्षण आपके बच्चे में जाएंगे। समझे आप? इस डीएनए को हम लोग आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। इस डीएनए को हम लोग आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। ये वो पदार्थ है जो
एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण को लेकर के जाते हैं। इसी पदार्थ के कारण ऐसा होता है। हम बोलते हैं ना कि तेरा डीएनए ही वैसा है, मतलब क्या हुआ कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जो है वो डीएनए जो है एज इट इज ट्रांसफर होता जा रहा है। क्रोमोसोम वो गाड़ी है, क्रोमोसोम वो व्हीकल है, वो गाड़ी है जिस पर ये डीएनए बैठ करके माँ बाप से बच्चों में जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। आपके बच्चे के पास कैसे कैसे गुण होंगे, आपका बच्चा कैसा होगा, ये सारी जानकारी कहाँ छुपी हुई है? डीएनए में छुपी हुई है। किस फॉर्म में छुपी हुई है? जीन के फॉर्म में छुपी हुई है। इसी जीन से प्रोटीन बनेंगे और आपके बच्चे में वो सारे गुण आएंगे। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। कोशिका कैसी बनेंगी उसकी जानकारी कहां छुपी हुई है? डीएनए में छुपी हुई है, जीन के फॉर्म में। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। भाई डीएनए के सारे खंड को हम लोग जीन नहीं बोलेंगे। जो क्रियात्मक खंड है, जिस खंड के पास किसी खास प्रकार के प्रोटीन बनाने का फॉर्मूला है, जिसे हम लोग इस केस में कोड बोलते हैं, उसे हम लोग जीन बोलेंगे। बाद में इसी कोड को डिकोड किया जाएगा, इस जीन को जो है एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनाया जाएगा और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा लक्षण जो है जीव के अंदर देखने को मिलेगा। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। समझ में आया आपको? डीएनए कंडेंस होकर के क्रोमेटिन बनाया और क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाया। डीएनए कंडेंस होकर के क्रोमेटिन बनाया और क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाया। जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तब डीएनए जो है क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, जो कि खुला हुआ धागा होता है, उलझा हुआ होता है, उस फॉर्म में होता है। जब कोशिका विभाजित होने को आती है, एक कोशिका दो में बंटने वाली होती है, तो वो सारा क्रोमेटिन जैसे धागा जो है खुला हुआ है, फिर हम उसको क्या करते हैं? लटाई में ऐसे लपेट देते हैं, अच्छे से लपेट देते हैं ना। कुछ वैसा ही जब कोशिका विभाजित होने वाली आती है तो वो सारे जो क्रोमेटिन होते हैं कंडेंस हो जाते हैं अच्छे से और क्रोमोसोम के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है, बता चुका हूं। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। तो डीएनए कंडेंस होकर के क्रोमेटिन बनाता है और क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है। समझ में आया आपको? जब कोशिका विभाजित नहीं होने वाली होगी तब क्रोमेटिन के फॉर्म में, और जब विभाजित होने को आएगी तब क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमेटिन यानी कि जस्ट ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ऐसे, और क्रोमोसोम में ऐसे छड़ाकार संरचना में कन्वर्ट ये हो जाएगा। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, केंद्रक को हम लोग कोशिका का मस्तिष्क क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर वो सारी जानकारी है कि कोशिका को कैसे रन करना है। वो सारी सूचनाएं, वो सारे इंफॉर्मेशंस डीएनए में है, जिससे कोशिका के अंदर होने वाली सारी प्रक्रियाएं चलेंगी। इसीलिए हम लोग केंद्रक को मस्तिष्क बोलते हैं कोशिका का, क्योंकि ये डीएनए केंद्रक के अंदर है। अगर किसी दूसरे प्रकार के कोशिकांग के अंदर होता तो हम उसको भी बोलते हैं कि मस्तिष्क है, क्योंकि डीएनए के ही अंदर वो सारी चीज है कि कोशिका के अंदर जो है कैसी रिएक्शंस होने वाली है, कोशिका जो है कैसी बनने वाली है, ये सारी की सारी जानकारी जो है डीएनए में ही छुपी हुई होती है। और ये डीएनए न्यूक्लियस में होता है, इसीलिए न्यूक्लियस ब्रेन है सेल का। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी एक कोशिका दो कोशिका में जो विभाजित होती है, कोशिकीय जनन का मतलब यही हुआ कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। कोशिकीय जनन का मतलब क्या हुआ? एक कोशिका जो है दो कोशिका में कन्वर्ट हो जाएगी, एक कोशिका विभाजित हो जाएगी दो कोशिका में, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये केंद्रक निभाता है। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। कोशिका के अंदर चलने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसको डायरेक्ट करता है न्यूक्लियस,
और कोशिका के विकास और परिपक्वन यानी कि डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन को डायरेक्ट करता है ये केंद्रक। और ये सब क्यों कर पाता है? क्योंकि इसके पास डीएनए है। तो पूरा कमांड न्यूक्लियस के पास है और न्यूक्लियस के अंदर भी किसके पास है? डीएनए के पास है। ठीक, अब आगे बढ़े उससे पहले आप यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अंतर समझ लो। यूकैरियोट उस जीव को बोलते हैं जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोट हम लोग उस जीव को बोलते हैं जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोट होते हैं आपके बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं। बैक्टीरिया के अलावा जो भी है वो सारे के सारे यूकैरियोट ही होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट है। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है और ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। देख करके आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, अंतर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें भाई बहुत तरह के चीजें हमें दिखाई दे रहे हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो आप कि इसके पास जो है सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल है, ठीक, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यूकैरियोटिक सेल के पास भी ये सेल वॉल हो सकती है, कोशिका भित्ति हो सकती है, जैसे कि पादप की कोशिका होती है, उसके बाद कवक की कोशिका होती है, उसके पास कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली तो सारे ही कोशिकाओं में होने वाली है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों के पास जो है कोशिका झिल्ली होती है। उसके बाद आप देखो तो राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं, दोनों में आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं। ये जो दाने दाने जैसी संरचनाएं हैं ये राइबोसोम है, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो आपको साफ तौर पर एक न्यूक्लियस यहां पर दिखाई दे रहा है, जो कि आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या है? ये है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। ये जो है डीएनए। हम लोगों ने अभी देखा कि डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए होता है। देखो ध्यान से देखो तो क्रोमेटिन के फॉर्म में डीएनए आपको यहां पर दिखाया गया है। ये प्रॉपर न्यूक्लियस है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। ऐसे प्रॉपर न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। देखो ना, केंद्रक झिल्ली आपको यहां पर दिखाई गई है ना, यहां पर है क्या केंद्रक झिल्ली? नहीं है। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो डीएनए होता है, वो ऐसे नग्न अवस्था में कोशिका द्रव्य में परे होते हैं। जिस स्थान पर परे होते हैं उसे हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, केंद्रकाय बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर दो झिल्ली होती है, दो केंद्रक झिल्ली होती है, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बनाकर देखा था, है ना। दो केंद्रक झिल्ली होती है, ये कोशिका है, ऐसे दो केंद्रक झिल्ली होती है और इसमें जो है आनुवांशिक पदार्थ होता है। ऐसी बातें जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है। इसके अलावा आप ध्यान दो तो ये वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल है। ये सारी संरचनाएं आपको इसमें नहीं दिख रही है। इसमें कोशिकांग के नाम पर ये सारे कोशिकांग हैं, इन सब के बारे में हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ये सारे जो कोशिकांग हैं आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं या फिर बोल दो जो बैक्टीरियल सेल है, इसमें कोशिकांग के नाम पर केवल राइबोसोम है, बाकी कोई नहीं है। आप ध्यान से देख सकते हो, बाकी कोई नहीं है। क्या वास्तविक न्यूक्लियस है? इसके पास नहीं है। वास्तविक न्यूक्लियस के पास भाई केंद्रक झिल्ली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके पास तो है ही नहीं। इसका जो डीएनए है, आनुवांशिक पदार्थ है, ऐसे ही नग्न पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, ऐसे ही नग्न पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो प्रॉपर केंद्रक के भीतर होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोट में जो है ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है। यू का मतलब वास्तविक होता है और कैरियोट का मतलब केंद्रक होता है। तो ऐसी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक हमें देखने को मिलता है उसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, और जिसमें हमें वास्तविक केंद्रक देखने को नहीं मिलते हैं उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको कोशिकांग नहीं मिलेंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलेंगे, यानी ऐसे कोशिकांग नहीं मिलेंगे जिसके पास प्रॉपर झिल्ली होती है। राइबोसोम्स देखने को मिल रहे हैं ना, इसके पास कोई झिल्ली नहीं होती है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे किताब में। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीव में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। बैक्टीरियल सेल जो होती है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। बैक्टीरियल सेल में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है,
जो केंद्रकीय क्षेत्र है बहुत ही कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ है, क्रोमेटिन पदार्थ होता है, ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। इसकी बात की जा रही है ना, इसकी बात की जा रही है। ये क्रोमेटिन है, इसके चारों ओर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं है, इसीलिए इस स्थान को हम लोग केंद्रकाय बोलते हैं। न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्षेत्र को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, केंद्रकाय बोलते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब आदि होता है और पूर्व का मतलब कैरियोट का मतलब केंद्रक होता है। देखिए प्रो कैरियोटिक सेल, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और यहां पर कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। जैसे हम लोग इंसानों को बोलते हैं ना कि आदि मानव, यानी वो मानव जो बहुत पहले आए, बहुत पहले आए, वो मानव। ऐसे ही प्रो कैरियोट का मतलब आदि, प्रो का मतलब आदि और कैरियोट का मतलब केंद्रक, आदि केंद्रक, यानी ऐसे केंद्रक जो बहुत पहले आए, स्टार्टिंग में जो आए। तो स्टार्टिंग में जो केंद्रक आए वो वास्तविक केंद्रक नहीं थे क्योंकि उनके पास प्रॉपर केंद्रक झिल्ली नहीं थी, राइट। तो ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम लोग प्रोकैरियोट बोलते हैं, और जिन जीवों में कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम लोग यूकैरियोट कहते हैं। अंतर आपको समझ में आया? अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो जो इसका कोशिका द्रव्य है, इसी में जो क्रोमेटिन है जो कि इसका आनुवांशिक पदार्थ होगा, डीएनए है, ऐसे नग्न अवस्था में पड़ा होता है। इसके चारों ओर आपको केंद्रक झिल्ली नहीं देखने को मिलती है। ये जो पूरा क्षेत्र है जिसमें ये क्रोमेटिन पड़ा हुआ है या फिर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पड़ा हुआ है, उसे हम लोग केंद्रकाय बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्रकाय बोलेंगे। यही अगर ये यूकैरियोटिक कोशिका होती तो चारों बगल जो है दो दो केंद्रक झिल्ली हमें देखने को मिलती। साथ में ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें कोशिकांग के नाम पर केवल राइबोसोम हमें देखने को मिलता है, बाकी सारे कोशिकांग हमें देखने को नहीं मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। द्रव्य अंगक का मतलब कोशिकांग है। कहा जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, उनमें अधिकांश कोशिकांग नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। जो भी कोशिकांग है, अधिकांश जो होते हैं कोशिकांग वो झिल्ली युक्त होते हैं। जैसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया में यहां पर बनाता हूं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एक झिल्ली होती है और उसके बाद एक और झिल्ली होती है जो अंदर की ओर ऐसे मुड़ी होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहां पर देखो एक झिल्ली ये है और एक झिल्ली ये है, तो हम बोलेंगे ये झिल्ली युक्त संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है झिल्ली युक्त संरचना है। तो ऐसे ही बहुत सारी संरचनाएं हैं जो कि झिल्ली युक्त है, जिसके पास खुद का मेम्ब्रेन है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट ये भी एक झिल्ली युक्त संरचना है, क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसी झिल्ली युक्त संरचनाएं जो होती हैं वो केवल आपको यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही देखने को मिलती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को नहीं मिलते हैं। समझे आप? राइबोसोम देखो देखने को मिलते हैं क्योंकि ये झिल्ली युक्त संरचना नहीं है। राइबोसोम के पास खुद की कोई झिल्ली नहीं होती है, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी देखने को मिलते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। अधिकांश जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली युक्त ही होते हैं और अधिकांश कोशिकांग हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को नहीं मिलते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? इसके पास प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति हो सकती है और कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग के नाम पर जो है राइबोसोम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। और केंद्रकाय आपको देखने को मिलेगा। केंद्रकाय वो क्षेत्र है जहां पर इसका आनुवांशिक पदार्थ नग्न अवस्था में कोशिका द्रव्य में पड़ा होता है। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बैक्टीरिया अपने आप में क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल ही है। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में एक झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और इस क्लोरोफिल के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें तो यह है ही नहीं, तो ये क्लोरोफिल उसके अंदर कहां मिलेगा?
कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। कोशिका द्रव में ही क्या होगा कि कुछ थैली जैसी संरचनाएं होती है जो भी बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस वो करते हैं। इनमें क्लोरोफिल कहाँ देखने को मिलेगा भाई, क्लोरोप्लास्ट तो है ही नहीं, झिल्ली युक्त संरचना है ये। तो झिल्लीदार पुटिका थैली की तरह संरचना होती है जो कोशिका द्रव में होती है, उसी के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, झिल्ली जैसी कुछ संरचनाएं होती है, झिल्लीदार पुटिका, इसे हम लोग थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं, आपको नहीं पढ़ना है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, क्रोमेटोफोर है, ऐसी संरचनाएं हैं जो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोफिल यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में है, जबकि प्रोकैरियोटिक के केस में क्या है कि जो उसका साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव है, उसी में झिल्लीदार पुटिका है, वहीं से जो है फोटोसिंथेसिस होता है। तो भले ही कोशिकांग नहीं है, भले ही ये सारे कोशिकांग नहीं है, लेकिन इनके जो कार्य है कुछ वैसा कार्य प्रोकैरियोटिक सेल में भी हो सकता है। कुछ ऐसी संरचना जो है बन जाती है, होती है, जो उन सारे कार्यों को कर पाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो प्रोकैरियोटिक सेल के द्वारा किया जाता है, उसके लिए दूसरे टाइप की संरचना होती है। समझे आप? तो सीधा आप याद रखेंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। अधिकांश कोशिकांग झिल्ली युक्त ही होते हैं और वो सारे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। फोटोसिंथेसिस के लिए झिल्लीदार पुटिका होती है, थैली की तरह संरचना होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जबकि फोटोसिंथेसिस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब आइए हम लोग कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा, तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। यह कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर एक बड़ा सा क्षेत्र जो है ये घिरा हुआ है। जब भी जंतु कोशिका पर एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, तो यूजुअली जो है गाल की कोशिका ही हम लोग लेते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसकी बात की जा रही है, ये कोशिका द्रव्य है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य जो है एक तरल पदार्थ है, एकदम से तरल नहीं होता है, पानी जैसा थोड़ा गाढ़ा होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिक का अंग कहते हैं। कोशिका अंग की बात की जा रही है कि इसमें भाई लाइसोसोम होगा, ठीक है, इसी में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, केंद्रक होता है। केंद्रक के बाहर जो है आपको क्या देखने को मिलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय होता है। अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाएगा, बड़ा सा वैक्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी संरचनाएं जो है होती है जिसे हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। भाई माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग काम है, राजधानी का अलग काम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अलग काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम है, लाइसोसोम का अलग काम है। तो अलग अलग कोशिकांग जो होते हैं वो अलग अलग कार्य को करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था, खोज की थी डुजार्डिन ने। तो ये जो कोशिका द्रव्य है और ये जो केंद्रक है, दोनों को आप मिला दो तो हम उसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। यानी जो कोशिका द्रव्य है ये जीव द्रव्य का ही एक भाग है। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका के जो अंग होते हैं यानी जो कोशिकांग होते हैं झिल्ली युक्त होते हैं। मैंने अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया बनाकर दिखाया था, ये एक झिल्ली है, बाहर वाली झिल्ली, और एक अंदर वाली झिल्ली होती है जो ऐसे अंदर की ओर मुड़ी होती है, ये अंदर वाली झिल्ली है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो दो झिल्ली है, जैसे केंद्रक के पास दो दो झिल्ली है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो दो झिल्लियां हैं, एक बाहर वाली झिल्ली, एक अंदर वाली झिल्ली। तो ऐसे ही जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। एक आपको याद रखना है कौन, राइबोसोम झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, सब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। वास्तविक केंद्रक नहीं है। वास्तविक केंद्रक किसको बोलते हैं, जिस केंद्रक के पास प्रॉपर केंद्रक झिल्ली होती है उसे हम लोग वास्तविक केंद्रक बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में नहीं होती है। झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं।
जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, रसधानी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे झिल्ली युक्त अंगक हैं, सारे के सारे झिल्ली युक्त अंगक हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं, ये सारे अब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं, यानी ऐसा केंद्रक जिसके पास केंद्रक झिल्ली है, और ऐसे कोशिकांग जो झिल्ली युक्त है, ये सब आपको यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, कोशिका झिल्ली भी नहीं होती है। जबकि कोशिका झिल्ली जो है दुनिया के हर कोशिका के पास है, लेकिन वायरस के पास कोशिका झिल्ली भी नहीं है। वायरस के पास क्या होता है कि प्रोटीन का एक ऐसे कोट होता है और उसके अंदर इसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कि आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। ये केंद्रक झिल्ली नहीं है, ये प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन का एक लेयर है जिसके अंदर क्या है कि अनुवांशिक पदार्थ है। तो वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, कोशिका झिल्ली तक नहीं है। झिल्ली युक्त कोशिकांग को तो मारो गोली आप, कोशिका झिल्ली भी नहीं है। तो कोशिका झिल्ली भी नहीं है, जो कि एकदम से बेसिक प्रॉपर्टी है किसी कोशिका की। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वायरस जो है वो कोशिकीय संरचना नहीं है। वायरस क्या है, विषाणु क्या है, अकोशिकीय है, ए सेलुलर है। वायरस क्या है, अकोशिकीय है, ए सेलुलर है, ये याद रखिएगा। वायरस क्या है, ए सेलुलर है, यानी कि अकोशिकीय है। एक कोशिकीय नहीं बोल रहा हूं मैं, अकोशिकीय बोल रहा हूं। अकोशिकीय का मतलब क्या हो गया कि कोशिका जैसी संरचना नहीं, ये कोशिका है ही नहीं, सीधा आप याद रखो। और हमने क्या पढ़ा था कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके पास कोशिका होती है, जबकि वायरस के पास क्या है, कोशिका झिल्ली नहीं है, कोशिका जैसी कोई बात नहीं है। तो क्या ये वायरस अपने आप में सजीव है? तो हम बोलेंगे कि ये सजीव नहीं है, ये सजीव और निर्जीव के बीच एक संयोजक कड़ी है। हमने तो पहले बोला था कि निर्जीव है, ठीक है। अगर कोशिका नहीं है तो ये सजीव नहीं है, अर्थात ये निर्जीव है। लेकिन देखा यह गया कि जब ये वायरस किसी सजीव के अंदर जाता है ना, तब ये सजीव जैसा बिहेव करता है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, यानी अपने बच्चे जो है पैदा करने लगते हैं, बोल सकते हो आप, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, बहुगुणन जो है ये करने लगता है। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। जब तक वायरस किसी लिविंग बॉडी में ना चला जाए, किसी सजीव के शरीर में ना चला जाए, तब तक वो ऐसे बिहेव नहीं करता जैसे कि वो सजीव है। अगर वायरस मान लीजिए इस पेन के ऊपर है तब वो निर्जीव है, सजीव जैसा कोई भी लक्षण इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यही वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर आ जाए तब फिर वो सजीव जैसा बिहेव करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाने लगेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, जो कि एक सजीव का लक्षण है। और जब बॉडी के बाहर रहेगा तब ये निर्जीव है। कोशिका जैसी कोई संरचना नहीं है वायरस के पास, याद रखिएगा। ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत कहता है दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके पास कोशिका है, लेकिन वायरस के पास कोशिका है ही नहीं, कोशिका जैसी कोई संरचना नहीं है, इसीलिए ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। लेकिन देखा गया कि भाई जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये सजीव जैसा बिहेव करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, और अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए जिस कोशिका के अंदर ये प्रवेश करता है वायरस, उसके मशीनरी का उपयोग करता है। यानी बाहर से कोई इंसान हमारे घर में घुस जाता है और हमारे किचन को इस्तेमाल करता है, हमारे बेडरूम का इस्तेमाल करता है, हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं उन सारे का इस्तेमाल करता है अपना मौज काटने के लिए। कुछ वैसे ही वायरस जो है ये जिस भी सेल के अंदर जाता है, उस सेल के अंदर जो भी कोशिकांग है सबको अपने कमांड में ले लेता है, पूरे न्यूक्लियस को अपने कमांड में ले लेता है। और न्यूक्लियस क्या है? कोशिका का दिमाग है। भाई तुमने मेन चीज को ही अपने कमांड में अगर ले लिया, न्यूक्लियस को ही अपने कंट्रोल में कर लिया, तब ये न्यूक्लियस से जो भी कहेगा वो न्यूक्लियस आदेश देगा बाकी सारे कोशिकांग को, और वो बाकी सारे कोशिकांग जो है वैसा ही काम करेगा। तो जिस भी कोशिका के अंदर ये प्रवेश करता है वायरस, उस पूरे कोशिका को हाईजैक कर लेता है, उसके मशीनरी का इस्तेमाल करता है, यानी उस कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग है अब वो इस वायरस के लिए काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए इस वाले प्रश्न को बनाते हैं जो कि किताब में दे रखा है। क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में यहां पर लिखना है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में यहां पर लिखना है। कहा गया प्रायः छोटा होता है,
कितना छोटा होता है? तो 1 से 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 पे पावर माइनस 6 मीटर। इसका आकार प्रायः बड़ा होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर। यह ध्यान में रखना कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय है, तो जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। ध्यान में रखिएगा। केंद्रकीय क्षेत्र, देखो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है, हम लोग बात कर चुके हैं। जबकि केंद्रकीय क्षेत्र जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या कहलाता है? केंद्रकाय कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसे हम लोग केंद्रकाभ भी बोलते हैं, राइट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रकाय बोलते हैं। क्रोमोसोम एक से अधिक, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि बैक्टीरियल सेल जो होती है या फिर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें आपको एक ही क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, सिंगल क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा, एक क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हम लोगों के इसमें क्या है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसमें उपस्थित होते हैं। अब आइए कुछ ऐसे प्रश्नों को करते हैं जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से क्या एक छाड़ाकार संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? तो डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में पाया जाता है जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, और जब कोशिका विभाजित होने को आती है तब वही क्रोमेटिन जो है छाड़ाकार संरचना में बदल जाता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक छाड़ाकार संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? तो गुणसूत्र हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश कोशिका द्रव्य अंगक उपस्थित होते हैं। क्या ऐसा होता है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं क्या उसमें अधिकांश कोशिका द्रव्य अंगक यानी कोशिकांग उपस्थित होते हैं? नहीं, अधिकांश अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, अर्थात जो इसका केंद्रक होता है वास्तविक नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, गलत हो जाएगा। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है वास्तविक और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। जिस कोशिका में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है उसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। तो इसमें और वास्तविक केंद्रक हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली होती है, यहाँ लिखा है अनुपस्थित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, नहीं होती है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है डैश कहलाती है। भाई जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है यानी कि वो वास्तविक केंद्रक नहीं है, और वास्तविक केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन चूज करना है। झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं, गलत हो जाएगा। मैंने आपसे कहा वो सारे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं जो झिल्ली युक्त होते हैं। झिल्ली द्वारा आबद्ध यानी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिकांग का मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग, मैंने आपसे कहा वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं? नहीं, एक क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें एक ही गुणसूत्र होता है, बिल्कुल सही है। केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं, यूकैरियोटिक सेल में जो होता है केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है। सी हमारा राइट आंसर। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? तो पादप है, कवक है और बैक्टीरिया है। ध्यान में रखिएगा, पादप है, कवक है और क्या है? जीवाणु है। पादप है, कवक है और क्या है? जीवाणु है।
इन सारे के केस में जो ये कोशिका झिल्ली होती है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, इसके बाहर एक और परत होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। पादप के केस में ये कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है, कवक के केस में काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज और काइटिन दोनों कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो पादप के केस में ये कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है और कवक के केस में जो है काइटिन की बनी होती है। जीवाणु के केस में आपको नहीं याद रखना है, हम बात कर रहे हैं यहां पर सेल वॉल की, समझे आप। तो पादप में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थिर कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है, तो कोशिका भित्ति कहा जाता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति संरचनात्मक दृढ़ता जो है प्रदान करती है कोशिका को। यूकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ये केंद्रक है जो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, कोशिका द्रव से अलग होता है ना, कोशिका द्रव से अलग होता है। ये कोशिका है, तो ये कोशिका द्रव जो है इससे अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। कोशिका के अंदर जो भी प्रक्रियाएं चल रही है उसको नियंत्रित करता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है। एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3, और ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।